नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम CDS 2021 के हिस्ट्री क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कुछ जानना है तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच मराठा स्टेट्समैन साइन द ट्रीटी ऑफ बासेन। तो ट्रीटी ऑफ बासेन किसने साइन की थी? 1802 के अंदर। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है मराठा वॉर्स के बारे में या फिर मराठा रूलर्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मराठास का एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कंट्रोल है दोस्तों, वो आपका सारा का सारा पेशवास के अंडर चला गया था। तो आपको बस ये देखना था कि 1802 के पास में कौन सा पेशवा उस टाइम पे था। तो उस टाइम पे सही आंसर है आपका बाजीराव टू। आपने बाजीराव मस्तानी नाम से एक मूवी देखी होगी, वहां पर भी सेम करेक्टर का पोर्ट्रे हुआ है। तो यहाँ पर भी बाजीराव जो टू है, उनके द्वारा ट्रीटी ऑफ बासेन को साइन किया गया था। और इस ट्रीटी के साइन करने के जस्ट बाद ही आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो गया था। तो ये आपके मराठा वॉर्स के बारे में है दोस्तों। आपको एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब भी कभी कुछ ऐसे वॉर है जैसे एंग्लो के साथ मिला दिया, जैसे एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, साइनो एंग्लो वॉर, इस टाइप के जो वॉर्स है ना, वहां पर आपको ट्रीटी को स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो अराउंड अराउंड ट्रीटी के ही आएगा। आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी आप मतलब CDS, CAPF, इवन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी सेम ही पैटर्न चलता है। तो आप ट्रीटी को, सभी की ट्रीटीज को एक जगह पर लिख लीजिए, उनके बार बार उनको देखिए, रिवाइज कीजिए और जो भी एग्जाम में आएगा उसको ठीक कीजिए। अब हम देखते हैं कि एंग्लो मराठा वॉर के अंदर कितने वॉर हुए, क्या क्या चीजें हुई हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका जो एंग्लो फर्स्ट वॉर हुआ वो आपका 1775 के अंदर हुआ। उसके अंदर जो ट्रीटी हुई वो कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ सालबाई और सूरत, और उसमें रिजल्ट ये रहा। सेकंड वॉर हुआ 1803, उसके अंदर कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ बासेन और राजपुरा घाट, और रिजल्ट ये। थर्ड थर्ड कब हुआ? 1817 के अंदर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, और रिजल्ट ब्रिटिश विक्ट्री। तो आपको बस इतना ही देखना है। उसके अलावा अगर आपको और जानना है क्या हुआ था, तो 1799 में ब्रिटिशर्स ने जो मैसूर के सुल्तान थे, जिसको हम टीपू सुल्तान बोलते हैं, उनको हराकर उनको ये लग गया था कि अब भारत में सिर्फ एक ही ऐसी पावर है जो कि मेजर पावर है, जो कि इतना दम रखती है कि ब्रिटिशर्स को हरास के या फिर ब्रिटिशर्स के भारत के कब्जा करने के रास्ते में रोड़ा बन सके, वो थे मराठास। तो उन्होंने सीधा फिर मराठा को ही टारगेट किया। इसी वजह से ये वॉर्स हुए हैं। मराठा वहां पर बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस के ऊपर रूल करते थे, पुणे, बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर, नागपुर, तो ये सभी मराठा के ही प्रोविंसेस थे। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे रखा था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दे रखा। जैसे पुणे के अंदर पेशवास थे, बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ थे, इंदौर थे आपके, इंदौर में होलकर थे, सिंधी आपके ग्वालियर में थे, और भोसले कहाँ पर थे? नागपुर के अंदर थे। आप इन सभी चीजों को अगर आपको और ज्यादा देखना मराठास के बारे में, तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है अमर नायिका सिस्टम के बारे में। आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। अगर कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन आए, अगर वहां पर आपको ऑप्शन में विजयनगर दिखे, तो आपको अगर नहीं पता है तो आप विजयनगर की साइड ही जाना, क्योंकि 95% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो विजयनगर एम्पायर वाला जो पार्ट है, वो यूपीएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। चाहे आपका यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसके अंदर विजयनगर उसके अंदर ऑप्शन है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आंसर ठीक ही मिलेगा। और अगर आप पर्टिकुलर आंसर को अच्छे से जानते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अमरनाई का जो सिस्टम है वो विजयनगर एम्पायर का ही एक पॉलिटिकल इनोवेशन है। दिल्ली सल्तनत में इसी टाइप का इक्ता सिस्टम होता था, उसको ही इंस्पायर करके अमरनाई का सिस्टम बनाया गया है। अमर नायिकास बेसिकली मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जो कि गवर्न करते थे टेरिटरीज को, और जो उनको पावर कौन देता था? रायाज। रायाज कौन होते थे दोस्तों? उस टाइम के राजा को ही रायाज बोलते थे। अमर नायक का काम क्या होता था? वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। वो उसके अलावा कोई भी ड्यूज है या फीस है जो पीजेंट से, क्राफ्ट्समैन से, ट्रेडर से, या फिर और कोई ऐसा पर्सन जिससे ली जा सके, वो वहां से उसको डील करते थे। उसमें से जो भी रेवेन्यू इनको कलेक्ट होता था, वो उसको कुछ तो पर्सनल यूज के लिए कर लेते थे, बाकी का वो कंटिजेंट को मेंटेन करने में लगा देते। जैसे उनको हॉर्सेज और एलिफेंट्स को मेंटेन करना होता था, उनका खर्चा जो होता था उसमें।
इनका मेन काम क्या होता था कि किसी भी तरीके से बस इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स को तैयार किया जाए, जो कि जिसको हेल्प किया बाद में विजयनगरा के किंग्स को, और उसके बेसिस पे इन्होंने एंटायर साउथ पेनिनसुला के ऊपर कब्जा कर लिया। आपको दोस्तों अगर नहीं पता है तो मान लीजिए भारत का साउथ इंडिया है, विजयनगर, यहाँ पे उनका मेन जो सेंटर था वो हम्पी के आसपास का एरिया आता था, जहाँ से तुंगा भद्रा रिवर जाती है। तो वहां से एरिया से लेकर उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे साउथ इंडिया को कंट्रोल कर लिया था अपने अंडर। तो ये आपका विजयनगर का एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ और भी चीजें आप जान सकते हैं, जैसे कि विजयनगर जो सिटी है उसको हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोल देते हैं। विजयनगर एम्पायर को 1336 के अंदर हरिहर और बुक्का ने ही फाउंड किया था, और इनकी जो कैपिटल सिटी बनी थी वो बनी थी आपकी हम्पी, जिसको 1986 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिया गया है। इसके अंदर आपकी 4 डेंसिटी होती थी, संगम, सुलवा, तुलवा और अराविडो। उसमें से जो तुलवा होती थी डेंसिटी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा थे वो थे कृष्णदेवराय। ये बहुत ही ज्यादा फेमस राजा है विजयनगर एम्पायर के। यहाँ पे ये इन्होंने मेन काम क्या किया था, इन्होंने विजयनगरा को एक्सपेंड भी किया था और कंसोलिडेट भी किया था। साथ में इन्होंने अपने फाइनेस्ट टेंपल बनाए थे, और उन फाइनेस्ट टेंपल में एक स्पेशल फीचर डाला था इन्होंने, जिसको हम गोपुरम भी बोल देते हैं। आप एक बार गूगल पे जाके देखिए गोपुरम्स के बारे में। इन्होंने साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले किया है। इन्होंने अपनी एक अलग से सिटी भी बनाई थी, इसका नाम था विजयनगर, जिसको हम नागलापुरम भी बोल देते हैं। यहाँ पर उन्होंने खुद तेलुगु के अंदर अपना एक स्टेट क्राफ्ट भी लिखा था, जिसको हम बोलते हैं अमुक्ता मलयाड़ा। साथ में ही दोस्तों विजयनगरा के अंदर ही एक अलग से सेलिब्रेशन होता है, जिसको हम बोल देते हैं महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो ये विजयनगरा के बारे में थी। विजयनगरा को भी आपको अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को। उसके बाद आता है कि कब चाइना ईस्ट इंडिया कंपनी की चाइना की ट्रेड की मोनोपोली है वो खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो उसका आंसर सही है 1833। 1833 के अंदर ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए थे जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1833। उसी को हम सेंट हेलेना एक्ट भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने जो मोनोपोली थी चाइना के साथ उसको खत्म कर दिया। ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है दोस्तों, ये आपका एनडीए से लेकर एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एचएसएल सभी एग्जाम्स के अंदर आता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक फैक्ट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। फ्रैंकोइस बर्नियर किस राजा के फिजिशियन थे, या फिर किस पर्सन के फिजिशियन थे? वो थे प्रिंस दाराशिको के ये फिजिशियन थे। इन्होंने खुद अपने जो औरंगजेब थे उनके अंडर इन्होंने काम किया है। लगभग ये इंडिया के अंदर 12 साल रहे थे, और उस टाइम पे फिजिशियन किसके थे? दाराशिकों के अंदर थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो आप एक बार देख लीजिए। अगर आप कभी भी जैसे ट्रेवलर्स के बारे में देखते हैं तो आपको इंपोर्टेंट ट्रेवलर्स के बारे में पता होना ही चाहिए। हमारे इंपोर्टेंट ट्रेवलर्स में आते हैं अल बुरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर। तो इनको ये देखिए कहाँ कहाँ से आए हैं, कब आए हैं। तो अल बुरूनी जो आए थे वो 11वीं सदी में आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। और जो इनकी फेमस बुक थी उसका नाम था किताबुल हिंद, जिसको इन्होंने अरेबिक के अंदर लिखा था। और किस राजा के साथ ही आए थे? गजनी के साथ आए थे। तो मोहम्मद जो गजनी थे उनके साथ आए थे। दूसरे जो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता कब आए थे? ये 14वीं सदी के अंदर आए थे। ये मोरक्को से आए थे। मोरक्को दोस्तों आपकी नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिहाला, ये भी इन्होंने अरेबिक में लिखी थी। और जो कब आए थे उस टाइम पे राजा कौन थे भारत के? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ये भी दोस्तों यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर एमबीटी दिख रहा है तो उसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम पे एमबीटी ही होगा। इस राजा ने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए थे, जैसे कि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का एक उस टाइम पे इनिशिएटिव लिया था, बट वो फेल हो गया था। तो इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए, बट वो लास्ट में फेल हो गए। और इनको एक ब्लंडर किंग नाम से भी इनको दर्जा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े तरीके से ब्लंडर्स किए हैं। तो आप एक बार इनको देखिए, इनको पढ़िएगा, तो इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। उसके बाद है अपना आगे वाला फ्रैंकोइस बर्नियर। ये 17वीं सदी के अंदर आए थे, फ्रांस से आए थे। इनकी एक बुक है जिसका नाम है ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर, जो कि इन्होंने इंग्लिश के अंदर लिखी थी। ये शाहजहां और औरंगजेब के रूल के अंदर इन्होंने 12 साल अपने भारत में निकाले हैं। इन्होंने सती प्रथा के ऊपर, ओनरशिप ऑफ लैंड के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है।
अपनी बुक के अंदर इन्होंने सभी चीजों को मेंशन किया है। उससे आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बता, एक इसमें पूछा गया कि ब्रिटिशर्स फिल्म को कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको सूरजमल और नागरमल ग्रुप ने खरीद लिया था, जो कि एक भारतीय ग्रुप था, तो वो कौन सी थी? मैक्लियोड। ये दोस्तों एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दीजिए। ये किस चीज से रिलेटेड थी? कंपनी जूट से रिलेटेड थे दोस्तों, जूट से रिलेटेड। उसके बाद आता है दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन, ये है रायतवाड़ी सेटलमेंट। रायतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि नोट करेक्ट है? यहाँ पर करेक्ट नहीं पूछ रखा, यहाँ पे नोट करेक्ट पूछ रखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं। आपको अगर पता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो आपको ध्यान से देखना है। और उसमें 3 मेन सिस्टम है, एक आपका रायतवाड़ी सिस्टम है, एक आपका परमानेंट सिस्टम है जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोल देते हैं, और तीसरा आपका महलवारी सिस्टम। तो तीनों ही सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसमें से अब की बार जो क्वेश्चन है वो रायतवाड़ी के ऊपर क्वेश्चन आया है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सीडीएस में या तो आपके 2021 वाले में ही आ जाएगा, या फिर 2022 के जो फर्स्ट पार्ट उसमें आ जाएगा आपका जमींदारी के ऊपर। तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, अदरवाइज सीएपीएफ में आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो रायतवाड़ी सिस्टम के बारे में इन्होंने क्या बता रखा है? इन साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रायतवाड़ी सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड। ये मान लीजिए आपको पता नहीं है, रायतवाड़ी वाज इन ए प्रिंसिपल डायरेक्ट कंटेक्ट, डायरेक्ट यहाँ पर वर्ड है दोस्तों, कैच वर्ड है, डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन रायत एंड द स्टेट। ये भी कुछ कुछ ठीक लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है, इसी वजह से रायतवाड़ी सिस्टम हो शायद। तीसरा है इट मीन्स ए टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर यूजुअली 30 ईयर। दोस्तों अगर यहाँ पर यूजुअली ना होता ना, और ऐसे 30 ईयर कोई भी फैक्ट दिया होता, तो वो आपका गलत होता, या फिर स्ट्रिक्टली 30 ईयर कुछ इस टाइप से होता है तो वो गलत है। लेकिन यूजुअली दोस्तों बहुत ही मतलब एक नॉर्मल वर्ड है, तो ये इसको कॉमन बना देता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक ही मिलेगी यूजुअली वाली। इट इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन द फॉर्मर एलीट द जमींदार्स एंड वीकन द पीजेंट्री। तो यहाँ पे एक को स्ट्रेंथन कर रहा है, एक को वीकन कर रहा है। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, ये जो बी और डी स्टेटमेंट है, दोनों आपस में कंफ्लिक्ट में है, इंटर कंफ्लिक्ट है एक दूसरे को, या तो बी ही हो सकती है या डी ही हो सकती है, क्योंकि एक में तो बता रहा है कि रायत को इन्होंने कर दिया है स्ट्रॉन्ग, और दूसरे में बोल रहा है कि इन्होंने रायत में कर दिया है वीकन। तो इसमें से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट गलत है। तो रायत वाले सिस्टम में आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ रायत वाले के सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, इसको कुछ पर्टिकुलर फेवर दी होगी, तो वहां पे बी ऑप्शन आपका ठीक है और डी ऑप्शन आपका गलत है। और वैसे भी डी ऑप्शन में दोस्तों 2 फैक्ट दिए गए, पहला तो जमींदार को स्ट्रेंथन करना है, और दूसरा पीजेंट्री को वीकन करना है। तो दोनों 2 फैक्ट अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्ट आ जाते हैं कहीं पर भी, तो वहां पर आप एक बार ये दिमाग लगा सकते हैं कि अगर किसी को क्वेश्चन गलत करना है तो वहां पर मान लीजिए इसमें से एक ठीक है तो दूसरा जानबूझकर गलत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो डी है, तो इसका जो यहाँ पर पूछ रखा हमें नोट करेक्ट, तो ये बी तो आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आंसर में कौन सा है? नोट करेक्ट वाला है, तो नोट करेक्ट कौन सा आपका? डी है, नोट करेक्ट। तो आपका जो सही आंसर है वो डी है। यहाँ पर रायतवाड़ी सिस्टम के बारे में हम जान सकते हैं, रायतवाड़ी किसने की है, रायतवाड़ी किसने इंट्रोड्यूस की, वो थॉमस बुनरो ने इंट्रोड्यूस की थी 1820 के अंदर। ये आपके साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, मद्रास, बॉम्बे और कुर्ग एरिया के अंदर। उसके बाद जो रायतवाड़ी सिस्टम है उसके अंदर जो ओनरशिप राइट है वो किसको दिए गए हैं? रायट्स को, यानी पीजेंट्स को ही दिए गए हैं, और उनसे ही डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे दोस्तों 2 टाइप की लैंड है, एक ड्राई लैंड है, एक इरिगेटेड लैंड है। तो जो ड्राई लैंड होगा वहां पर इन्होंने 50% टैक्स किया है, और जो इरिगेटेड लैंड होगा वहां पर 60% टैक्स किया है। तो यही बात इन्होंने बता रखी है। अब यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर रखा है छोटा सा, परमानेंट सिस्टम, रायतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। परमानेंट सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम भी बोल देते हैं। ये कहाँ पर था? बंगाल के अंदर था। इसको कौन कंट्रोल कर, इस टैक्स कौन कलेक्ट करते थे? जमींदार करते थे, और लैंड ओनर कौन थे? वो भी जमींदारी थे। रायतवाड़ी हमने अभी पढ़ा साउथ इंडिया के अंदर था, कंपनी डायरेक्टली डील करती थी किससे? फार्मर से, तो जो लैंड ओनर थे वो फार्मर ही थे। तीसरा महलवाड़ी सिस्टम। अब मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक विलेज है, यहाँ पर यहाँ पे अलग अलग फार्मर है। रायतवाड़ी सिस्टम के साथ तो क्या है, ये गवर्नमेंट है, मान लीजिए ये इसके साथ भी डील करे, इसके साथ भी डील करे, इसके साथ भी, सभी इसको अलग अलग तरीके से टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही मतलब हेक्टिक टाइप से जॉब है, तो उन्होंने क्या किया, ये गवर्नमेंट इन्होंने बोला कि गांव में से कोई भी एक जो सरपंच टाइप आदमी होगा उससे हम डील करेंगे, और वो सभी से कलेक्ट करेगा पूरे जितना भी टैक्स रेवेन्यू है। तो ये कौन सा? ये है महलवाड़ी सिस्टम। और इन तीनों ही सिस्टम में ब्रिटिशर्स की एक चीज कॉमन थी, वो थी तीनों में ही फार्मर को टैक्स बर्डन दिया गया, हाई टैक्स इंपोज किया गया, और जो टैक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज की गई। यानी पहले मान लीजिए 3 महीने पे टैक्स लगता था, तो फिर 2 महीने में, फिर 1 महीने में, तो हर महीने टैक्स लगा, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो 3 ही सिस्टम थे दोस्तों, तीनों में पहले
परमानेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रायतवारी किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। और महालवारी सिस्टम किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये बात भी ध्यान रखने लायक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें क्या है कि जो ब्रिटिशर्स की जो IMS यानी इंडियन मेडिकल सर्विस है, उसके बारे में क्या चीज नोट करेक्ट है? ध्यान से देखिएगा, नोट करेक्ट है। तो IMS 1764 में आया है, हमें नहीं पता है मान लीजिए। इट रिक्रूटेड हेल्थ प्रोफेशनल बाय मींस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये भी मान लीजिए हमें नहीं पता, क्या पता वहां पे कंपटीशन होता या ना होता। जो फोर्थ ऑप्शन है, IMS वाज एट फर्स्ट मीन टू लुक आफ्टर द ट्रूप्स, ये भी हमें नहीं पता, क्या पता वो करता हो या ना करता। बट ये देखिए, इंडियंस वर नेवर एडमिटेड टू IMS, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी आज तक इंडियन उसमें एडमिट हुआ ही नहीं? मान लीजिए कोई बड़ा राजा होगा, वो हो गया होगा, किसी का जैक चल गया हो, किसी न किसी तरीके कोई तो इंडियन होगा जो वहां पर चला गया, तो नेवर, ये बहुत ही एक्सट्रीम एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका नोट करेक्ट है और यही आपका आंसर ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको सोचकर बिना नॉलेज होते हुए भी आप इसको निकाल सकते हैं। बात अब दोबारा से देखिए दोस्तों, अब इन्होंने बोला है कि क्रोनोलॉजिकली ट्रीटीज को आपको अरेंज करना है। अब ये सिंपली आपको अगर पता है मराठा एम्पायर के बारे में, मैंने आपको पहले बताया कि ट्रीटीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उनके टाइम पीरियड को नोट कर लीजिए। अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत आपकी सबसे पहले आई थी, उसके बाद पुरंदर आई थी, उसके बाद आपकी बड़ागांव आई थी, और उसके बाद लास्ट में आई थी सालाबाई। ये सालाबाई और ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो आप इनको ध्यान से कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका फकीर और सन्यासी मूवमेंट। तो फकीर और सन्यासी मूवमेंट जो है, आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको पता है, एक हमारा जो वंदे मातरम नाम का गीत है, तो किसने बनाया था? वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी आनंद मठ नाम की बुक में बनाया था। अगर आपको थोड़ा सा भी उस बुक का समरी भी पता होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे दोस्तों। क्योंकि जो सन्यासी और फकीर रिवोल्ट है, वो अराउंड अराउंड बंगाल के एरिया के बारे में बताता है। और उस टाइम पे वहां की जो फेमाइन आया था वहां पे, जो इतनी ज्यादा भुखमरी आ गई थी, तो उसकी लोकल कंडीशंस के बारे में बता रहा था कि वहां पे लोग खुद ही तंग हो रहे थे, साथ में ब्रिटिशर्स उनको और ज्यादा तंग कर रहे थे, जमींदार भी और ज्यादा तंग कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग से सेक्ट बना लिया। तो ये इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है कि जो सन्यासी थे वो असल में साधु होते थे, दशानामी सेक्ट के, जो कि 9th सेंचुरी में एक धर्म बना था। उसके बाद 16वीं सदी के अंदर जो दशानामी सेक्ट है, उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज किया गया मधुसूदना सरस्वती के द्वारा। जो और उन्होंने क्या कर दिया, जो ये सेक्ट अब से वो नागा हो गया। नागा मतलब नागा बाबा, जो पब्लिकली अपने जो कपड़े नहीं पहनते, वो न्यूड होते हैं। तो फिर उनको बाद में उन्होंने क्या किया कि जो उस टाइम पे मुगल्स थे, मुगल्स रूलर हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक अपने तरीके से एक प्रोटेक्शन का वर्क कर लिया कि हाँ भाई, अब हिंदुओं की रक्षा हम करेंगे। और फिर से उसके बाद से उनके बाद उनको गोस्वामी बोला गया या गोसाई बोला गया, क्योंकि गोस्वामी या गोसाई जो गौ की रक्षा करने वाले हैं, और वो कौन थे? वो साधु थे। और वो गौ किसका प्रतीक है? आपका हिंदूज का प्रतीक है। तो इस वजह से वो, और जो फकीर होते थे, फकीर वहीं पर जो आपके इस्लामिक कल्चर से बिलोंग करते थे, और ये सूफी सिलसिला से बिलोंग करते थे, और उसमें पर्टिकुलर एक ग्रुप था मदरिया ग्रुप, वहां से वो बिलोंग करते थे। उनका भी सेम ही काम था कि अगेंस्ट ब्रिटिशर्स काम करना, और ब्रिटिशर्स की जो सप्रेसिव पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट काम करना। तो उस टाइम पे मंजूसा और मूसा, ये दोनों भाई थे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो दोनों ही सन्यासी और फकीर रिवोल्ट एक ही जगह से हैं और एक ही टाइप के हैं, तो इस वजह से पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग फेस द परसिस्टेंट, यानी कि ब्रिटिशर्स ने उनके डिस्टर्बेंसेस को भेजा बंगाल और बिहार रीजन में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शेवाइट नागा थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मंजूसा लेड बैंड्स इनटू द बंगाल, तो ये भी आपकी एक सही स्टेटमेंट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट है, तो ये आपका आ गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे हिस्ट्री के ऊपर ही। उसके अलावा हम और भी ज्यादा जो सब्जेक्ट है आपके, पॉलिटी है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सभी को हम एक एक तरीके से वीडियो को लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं हमारे चैनल पे किसी पर्टिकुलर वीडियो से, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछने, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।